सबसे पहले दुर्गा पूजा की तैयारियां आपको दिखाते हैं। शक्ति उपासना का ये पर्व 22 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इन तैयारियों के तहत अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं और देवी दुर्गा की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं भी बनाई जा रही है। खास बात यह है कि प्रतिमाएं इको फ्रेंडली हैं। शारदीय नवरात्रि के शुरू होने में अब चंद रोज ही बाकी हैं। ऐसे में शहर शहर पूजा पंडाल सजने लगे हैं और सजने लगी है देवी माँ की मूर्तियां। अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों में दुर्गा पूजा से जुड़ी इन्हीं तैयारियों को देखा जा सकता है। जयपुर में इस साल इको फ्रेंडली देवी दुर्गा की प्रतिमाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। वहां बंगाल से आए मूर्तिकारों ने बंगाल से मंगवाई गई मिट्टी से ही देवी माँ की मूर्तियां बनाई हैं। ये मूर्तियां 5 फीट से लेकर 12 फीट तक ऊंची हैं, जिन्हें अब सजाने संवारने का काम चल रहा है, जिसके लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। मूर्ति घर में मैं हूँ जहाँ पे माँ दुर्गा के अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जब सभी लोग अपनी अपनी डिमांड्स लेके आए कि किसी को इको फ्रेंडली माँ दुर्गा चाहिए, तो किसी को कोई ना कोई अलग थीम में उनकी सजावट करनी है। मगर इनमें एक मूर्ति ऐसी है जो अभी से चर्चा में है। ये मूर्ति 22 फीट ऊंची है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया जा रहा है। इसलिए इस प्रतिमा को सिंदूरी साड़ी से सजाया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि वो अपने इस प्रयास के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को पहुंचाना चाहते हैं। मेन चीज होता है कि इसका अंत में जब हम विसर्जन करते हैं तो उस वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ किसी को हानि ना पहुंचे। इसीलिए पहले ये पेरिस प्लास्टर या इन सब की बनती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको मिट्टी के रूप में आकार देना शुरू किया और इसके ऊपर जो भी कलर होता है वो फूल पत्ती जो भी उस कलर के फूल जो होते हैं उनको सुखा के उससे एक्चुअल कलर बना के फिर वो कलर किया जाता है, जिससे विसर्जन में यदि हमें कोई दिक्कत ना आए और आराम से पानी के अंदर देवी की या जो भी हो वो आराम से घुल जाए। ऑपरेशन सिंदूर को सफलता के बाद इस बार हमने टोटली बैकग्राउंड माँ के वस्त्र सारा हमने रेड कलर में लिया है। सारा टोटली रेड कलर में आएगा, जिससे दिखे कि हम ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से सफल रहा, माँ ने हमें कितना सहयोग किया। जयपुर की तरह ही देश के दूसरे शहरों में भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर देवी दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मूर्तिकारों ने गंगा की मिट्टी से एक से बढ़कर एक मूर्ति तैयार की है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर 15 फीट तक की हैं, जिन्हें अब रंगों से सजाने का काम चल रहा है। पूरा इको फ्रेंडली है, कलर भी इको फ्रेंडली है। गंगा जी मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से हम लोग मूर्ति बनाने निर्माण करता है। कितनी ऊंचाई? हमारा ये 3 फीट से शुरू करके टोटल 15 फीट का मूर्ति है। बीते कुछ वर्षों में तीज त्योहार के मौके पर इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ी है, जो ये बताता है कि लोग न सिर्फ पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण में भी मदद कर रहे हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। तो दुर्गा पूजा के साथ ही देश भर में विजयदशमी की तैयारियां भी इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं और इन तैयारियों के तहत रावण के पुतलों को बनाने का काम किया जा रहा है। इस साल कोटा में जहां 215 फीट का रावण का पुतला दहन किया जाएगा, वहीं अजमेर में 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। और इन तैयारियों के बीच ही प्रयागराज में धूमधाम से लंकापति रावण की शोभा यात्रा निकाली गई।
असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मगर राजस्थान में कोटा में बन रहा रावण का पुतला अभी से सुर्खियों में है, क्योंकि वहां 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जिसका वजन करीब 12 टन है और इसके ढांचे को बनाने के लिए 9,500 किलो लोहे का इस्तेमाल किया गया है। रावण का सिर 25 फीट का होगा, मुकुट 60 फीट ऊंचा होगा, जबकि तलवार 50 फीट की और जूतियां 40 फीट तैयार की जा रही हैं। कोटा में इस बार दुनिया का सबसे बड़े रावण का दहन किया जाएगा। 215 फीट का रावण इस बार कोटा में बनाया गया है और कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले में इस रावण दहन किया जाएगा दशहरे के दिन। इससे पहले पिछले साल कोटा में 211 फीट का रावण बना था और दुनिया में ये सबसे बड़ा रावण बनाया गया है। आप देखिए लगातार यहाँ जो काम है वो चल रहा है। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, कैमरामैन दिखाएंगे कि जो रावण का स्ट्रक्चर है वो लगातार काम चल रहा है, तैयार किया जा रहा है। करीब 29 तारीख तक इसको खड़ा कर दिया जाएगा। कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले 60-60 फीट के बनाए जा रहे हैं, जिनका वजन 1,000 किलो है। दोनों के पुतलों में 500-500 किलो लोहा लगा है। क्रेन और जेसीबी की मदद से जल्द से इन विशालकाय पुतलों को खड़ा कर दिया जाएगा और 2 अक्टूबर के दिन इनका दहन रिमोट के जरिए किया जाएगा। इस बार जो कोटा के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में ये रावण का पुतला बनाने का हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये इस साल का विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। इसकी ऊंचाई 215 फीट निर्धारित की गई है और इसको बनाने के लिए हमें लगभग 4 महीने का टाइम लगेगा कंप्लीट करने का। इसको बनाने में मेरे 25 आदमियों की टीम लगी हुई है और इसमें 20 पॉइंट जो है रिमोट कंट्रोल के इस बार पहली दफ़ा फिट किए जाएंगे और इसका जो मुकुट है वो सारा LED कलर्ड लाइट से डेकोरेट किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार हम ये दशानन बना रहे हैं। पहले जब भी हमने रावण बनाया वो उसका एक ही सर हमने लगाया। इस बार यहाँ कोटा के लिए विशेष तौर से दशानन ये बनाने जा रहे हैं। इन पुतलों को बनाने वाले तेजेंद्र चौहान बताते हैं कि वो पिछले 4 महीने से इन पुतलों को तैयार करने में जुटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन पुतलों को बनाने वाले तेजेंद्र चौहान पिछले 39 साल में 7 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, वो भी इस तरह के विशालकाय पुतले बनाकर। इको फ्रेंडली क्रैकर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो तमिलनाडु के शिवकाशी शहर से स्पेशल ऑर्डर पे बनवा के लेके आ रहे हैं यहाँ, ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। जून की 2 तारीख को हमने काम शुरू कर दिया था, जून महीने की, और लगभग 4 महीने हो जाएंगे हमें इसको कंप्लीट करते हुए और 25 आदमियों की टीम डे एंड नाइट शिफ्ट वाइज काम करते हुए इसके निर्माण में लगी हुई है। उधर अजमेर में 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले 45-45 फीट ऊंचे होंगे। इन पुतलों की खासियत ये होगी कि दहन के वक्त तीनों ही पुतलों के मुंह से हंसने की आवाज के साथ आग के गोले निकलेंगे, जो देखने वालों को रोमांचित करेगा। पुतलों को बना रहे कारीगर ने बताया कि पुतलों का मुंह और धड़ बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब पुतले के निचले हिस्से को तैयार किया जा रहा है। 65 फीट का रावण का पुतला है। कुंभकर्ण मेघनाद 45 फीट के है। इस बार क्या खास होने वाला है? ये पलके झपकाएगा, इसकी रिमोट से एक एक मुंडिया गिरेंगी है जी, और मुंह से अंगारे निकालेगा, नाभि चक्कर घूमेगा, ढाल घूमेगी। सबसे पहले बांस का ढांचा तैयार करते हैं हम। इसके बाद इसमें पेपर, रद्दी पेपर लगाने के बाद फिर इस पे टाट, फिर इस पे कपड़ा, फिर पेपर वापिस, फिर इस पे आवरी होती है, डिजाइन लगा बनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी दशहरा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ टैगोर गार्डन इलाके की मशहूर रावण मंडी में इस वक्त अलग अलग आकार के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी ऊंचाई 5 फीट से लेकर 100 फीट तक है। इसी मंडी से दिल्ली NCR के इलाकों में रावण के पुतले सप्लाई किए जाते हैं। मेरे पीछे आपको बड़े बड़े पुतले जो है वो नजर आ जाएंगे। हालांकि अभी ये चेहरे जो है इनके तैयार किए जा रहे हैं, अंतिम रूप देना अभी इनको बाकी है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के टैगोर गार्डन में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी मात्रा में आपको जो है यहाँ पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले नजर आने वाले हैं। चाहे 5 फुट से 50 फुट तक के पुतलों की बात की जाए, हर तरीके के पुतले आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे लोग जो है बना रहे हैं, जितने भी कारीगर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो दिन रात इसको अंतिम रूप देने में लगे हुए।
कितने फुट तक के जो पुतले हैं आप लोगों के यहाँ बनाए जाते हैं? यहाँ इस मार्केट में 5 फुट से लेके 25 फुट तक का 500 रुपये फुट चलती है और 30 फुट से लेके 100 फुट तक का 100 फुट तक के वो 800 से लेके 1000 रुपये चलती है। इस बार अभी तक कस्टमर्स ने आके बुकिंग शुरू करी? पहले से किसी ने बुकिंग हो रखी है, बुकिंग शुरू हो चुकी है। विजयादशमी से जुड़ी इन तैयारियों के बीच संगम नगरी प्रयागराज में रावण की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे मौजूद रहे। ये परंपरागत रूप से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है भरद्वाज ऋषि आश्रम से। भरद्वाज ऋषि रावण के जो नाना के रूप में थे और उन्हीं की परंपराओं को अनुपालन करते हुए कटरा रामलीला कमेटी रावण की भव्य शोभा यात्रा का स्वागत। नहीं, रावण का यहाँ दहन नहीं किया जाता। दरअसल प्रयागराज के कटरा इलाके में लोग लंकापति रावण को पूजते हैं, इसलिए यहाँ लोग रावण के पुतले का दहन नहीं करते हैं, बल्कि पुतले को दारागंज रामलीला कमेटी को सौंप दिया जाता है, जो दशहरा के मौके पर पुतले का दहन करते हैं। कोटा से चेतन गुर्जर, दिल्ली से मनीषा लड्डा और प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और अब बात नोएडा को मिलने जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। 25 साल पहले आए प्रस्ताव और करीब 3 साल से ज्यादा समय तक चले निर्माण के बाद जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी शुभ घड़ी आ गई है। 30 अक्टूबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की घोषणा हो गई और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान मिलेगी, बल्कि इस बुनियादी ढांचे के विकास से देश के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। और उद्घाटन के सिर्फ 45 दिन के बाद ही वहां विमानों की उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में अस्तित्व में आ चुका इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और तेजी से होते आर्थिक विकास की मिसाल बनने वाला है। लाखों लोगों के लिए व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर को बढ़ाने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग तैयार हो चुका है। ये एयरपोर्ट न केवल देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने वाला ये एयरपोर्ट दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर उभरेगा। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख सामने आ गई है। उसके शुभारंभ की तारीखों को लेकर सभी अटकलों पर खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ने विराम लगा दिया है। कई किंतु परंतु पर ब्रेक लगाते हुए उन्होंने उद्घाटन के 45 दिन के अंदर यहाँ से फ्लाइट संचालन शुरू होने की बात भी कही। Noida Airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon. And right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date we can see the operations also start. संचालन के शुरुआती चरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के 10 अहम शहरों से जुड़ेंगे। इनमें बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर शामिल हो सकते हैं। The airlines are very much excited to operate from Jewar Airport also. They feel that there is a huge potential from that area. So I can foresee that at least 10 cities will be connected in the first phase from Jewar Airport. Seeing the discussions that are happening with the airlines. जो most important cities है वो almost Bangalore, Hyderabad, जो मुंबई, कोलकाता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों के अलावा बेहतर कार्गो कनेक्टिविटी पर भी जोर है, ताकि देश के इस हिस्से से भी कार्गो नेटवर्क और मजबूत हो सके। यही वजह है कि यमुना एक्सप्रेसवे से कार्गो टर्मिनल की कनेक्टिविटी के लिए NHAI की तरफ से 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण अपने आखिरी चरण में है। And we see it as a strategic more than the civil aviation connectivity. We see it as a good cargo connectivity airport. So we see a lot of cargo operation. नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े इस सपने को पूरा होने में 25 साल से ज्यादा वक्त लग गया। दुनिया के चौथे बड़े एयरपोर्ट को अस्तित्व में लाने पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है
कि इसमें एक साथ 178 विमान पार्क किए जा सकते हैं। लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 रनवे तैयार किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर एयर ट्रैफिक को बढ़ाया जा सके। चरणबद्ध तरीके से निर्माण होने की वजह से इस एयरपोर्ट की पहली फेज में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। दूसरे चरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि तीसरे चरण में इस एयरपोर्ट की 5 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। चौथे और अंतिम फेज में यात्रियों की क्षमता भी बढ़ेगी। ऐसी उम्मीद है कि साल 2040 से 2050 के बीच इस एयरपोर्ट की क्षमता करीब 8 करोड़ हवाई यात्रियों को संभालने तक पहुंच सकती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग की छत का काम पूरा हो चुका है। अब टर्मिनल के अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है, यानी पहले चरण का 95% काम पूरा हो चुका है। इस समय एयरपोर्ट पर ORAT यानी ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत बैगेज सिस्टम, सुरक्षा जांच, चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट्स का ट्रायल किया जा रहा है। पहले चरण में शामिल 3900 मीटर लंबा रनवे तैयार हो चुका है, जिस पर दिसंबर 2024 में इंडिगो का विमान सफल लैंडिंग कर चुका है। हम मौजूद हैं इस एयरपोर्ट की ऑफिशियल साइट के करीब और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट का जो काम है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको हम सीधे एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उस टर्मिनल की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की, जिसका उद्घाटन अब 30 अक्टूबर की तारीख के लिए तय हो गया है। आपको बता दें कि लंबे अरसे से ये उद्घाटन की तारीख बार बार टलती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब उड्डयन मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि 30 अक्टूबर 2025 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। काम की हम बात करें तो लगभग पहले चरण का 95% काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब फिलहाल जो काम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ORAT का है, मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। इसमें आप बैगेज सिस्टम, सुरक्षा जांच और चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट जो हैं उनकी सुविधाओं का आप बार बार ट्रायल करते हैं। ये सब कुछ ट्रायल यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस एयरपोर्ट से दिल्ली के अलावा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस और मुरादाबाद जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए विकास की नई गाथा लिखेगा। उत्तर प्रदेश के इन शहरों के कारोबारियों और उद्यमियों को कार्गो मंगवाने या भेजने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस एयरपोर्ट से भी कार्गो विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा होगी, यानी छोटे छोटे व्यापार से जुड़े लोगों को बचत के साथ दूसरे शहरों से सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा जेवर जैसे बेहद पिछड़े इलाके के विकास के अलावा वहां रहने वाले हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। काफ़ी समय से कितनी सरकारें आई, कितनी चली गईं। किसी ने जेवर को जब नाम लिया जाता था तो अति पिछड़ा जेवर बोला जाता था कि हमारा क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज हम धन्य हैं अपनी सरकार के लिए, माननीय योगी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए बारंबार धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में लेकर के आए हैं कि हर किसान वर्ग से लेकर के और सरमाएदारों तक, यानी हर व्यक्ति को रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा हम लगाए हुए हैं कि हमारे बच्चों को, हमको सभी को रोजगार सरकार जरूर देगी, उपलब्ध कराएगी। ऐसे बता रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, बड़े बड़े काम होंगे और भी विदेशी यातायात होगी, हमको भी लाभ होगा उससे। फिर हम नोएडा क्यों जाएंगे? फिर तो हमने एयरपोर्ट पे ही काम करेंगे ना, फिर नोएडा हमें जाने की क्या जरूरत रह गई। एयरपोर्ट के और डेट निश्चित होने से बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी इस टाइम का, लेकिन अब एयरपोर्ट बनने से यहाँ कंपनियाँ खुलेंगी, रोज़गार मिलेगा, सभी को रोज़गार मिलेगा। टैक्सी वैक्सी रोड और क्लियर हो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ खुलने से, कंपनियाँ खुलने से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ने से यहाँ की प्रगति होगी हमारे क्षेत्र की। बहुत काफ़ी फायदा है, बहुत रोज़गार मिलेगा बच्चों को हमारे को, और बढ़िया रहन सहन का स्तर बनेगा। काफ़ी रोड चौड़ रहे हैं और पास के रोडों के भी डेवलपमेंट आ रहे हैं ताकि चारों ओर कनेक्टिविटी अच्छी लगे और अच्छा आने जाने यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा रहे। अब लोगों को सिर्फ जेवर में NCR के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास को रफ्तार देगा। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पुरी में।
भगवान जगन्नाथ के धाम, जहां पर भगवान का खजाना अब भगवान के घर वापस लौटने वाला है। असल में बात हो रही है श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की, जिसकी मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और मरम्मत का काम पूरा होने के बाद सबसे पहले बेशकीमती चीजें इसमें रखी जाएंगी, जिसमें जगन्नाथ की 12वीं शताब्दी के बेशकीमती हीरे जवाहरात और आभूषण शामिल हैं। नवरात्र के दौरान 23 सितंबर को सभी सामग्री प्राचीन रत्न भंडार में शिफ्ट कर दी जाएगी। इस काम को बड़ी सावधानी के साथ और सुरक्षा के साथ पूरा किया जाएगा, जिसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। ओडिशा में आस्था और भक्ति के महातीर्थ पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में ठीक 4 दिन बाद बड़ी ऐतिहासिक घड़ी आने वाली है। 23 सितंबर को भगवान जगन्नाथ के 12वीं शताब्दी के बेशकीमती हीरे जवाहरात और आभूषण मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन रत्न भंडार में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ये रत्न भंडार न केवल खजाने के रूप में इस मंदिर का अहम हिस्सा है, बल्कि यहाँ की अनूठी सांस्कृतिक धरोहर भी है। ऐसे में भगवान से जुड़ी सदियों पुरानी अनमोल सामग्रियों को उनके मूल स्थान पर पहुँचाया जाना श्रद्धालुओं के लिए अहम भावनात्मक पल होगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि रत्न भंडार में सामानों की शिफ्टिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। Elaborate SOP arrangements have been in place. In fact, Government of Odisha has approved an SOP under which this particular process will be supervised. After shifting of the valuables and the ornaments to the original Ratna Bhandar, the counting or of the jewelries and ornaments as per the SOP will be taken up thereafter as per the decision of the managing committee. रत्न भंडार में सामग्रियों की शिफ्टिंग अत्यंत शुभ मुहूर्त में की जाएगी। इसके लिए 23 सितंबर की सुबह 7:17 से सुबह 11:17 का समय निर्धारित किया गया है। वहीं मंदिर प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर ये काम एक दिन में ही पूरा नहीं हो सका तो इसे अगले दिन यानी 24 सितंबर को भी जारी रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान मंदिर में दैनिक पूजा पाठ और अनुष्ठान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था थोड़ी बदल जाएगी। The rituals will not be affected. The authorized sevaks will be allowed entry, and rest of the people who are authorized to be a part of the shifting process in the Ratna Bhandar committee, they will be given passes for their entry. So we will make all arrangements as per the standard operating procedure of the temple administration. रत्न भंडार में आभूषण और जवाहरात लोहे की अलमारियों और संदूक में रखे जाएंगे। शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। मजिस्ट्रेट पर शिफ्टिंग का काम सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी। रत्न भंडार में मौजूद खजाने की अंतिम सूची मंदिर प्रबंधन समिति तैयार करेगी। शिफ्टिंग के बाद रत्न भंडार को अधिकारियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाएगा। इसके बाद रत्न भंडार की चाबी जिले की ट्रेजरी में जमा करा दी जाएगी। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को करीब 46 साल के अंतराल के बाद जुलाई 2024 में मरम्मत के लिए खोला गया था। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के तमाम रत्न आभूषण, हीरे जवाहरात और अन्य कीमती सामानों को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया था। अब रत्न भंडार की मरम्मत का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पूरा कर लिया गया है, तो इस खजाने को अपनी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा और इस तरह भगवान का सामान आखिरकार उनके अपने खजाने में वापस आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।